हेलो फ्रेंड्स, अगर 2024 में आप भी प्लान कर रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दोनों एक साथ टूर करने का, बट आपको पता नहीं है कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, वहाँ पे पहुँचा कैसे जाए, अगर जाएं भी तो किस सीज़न में जाएं, वहाँ रहने खाने की क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, कितने दिन का ट्रिप प्लान बनाना चाहिए, इसमें बजट कितना लगेगा। अगर ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। केदारनाथ धाम अपने इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और बद्रीनाथ धाम अपने इंडिया के 4 धामों में से एक धाम है। और ये दोनों मिनी जो 4 धाम है उसमें से 2 धाम कहलाते हैं उत्तराखंड के। तो ये सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही पवित्र धाम है और यहाँ घूमने का सपना हर किसी का बचपन से होता है। अगर आप सच करने जा रहे हैं अपने बचपन का सपना और 2024 में दोनों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा आपका ट्रिप प्लान बनाने में, ताकि आप वहां होने वाली किसी भी तरह की अनकन्वीनियंस से बच सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पवन वैष्णव, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएड बाबा ब्लॉग्स में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपसे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की मतलब ये ज्योग्राफी वाइज सिचुएटेड कहाँ है इंडिया के मैप में। एक तो ये दोनों धाम उत्तराखंड स्टेट में स्थित है, ये तो लगभग आपको पता ही होगा। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो ये हिमालय का जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है उसके पास में स्थित है, जहाँ से कि जो मंदाकिनी रिवर है उसका ओरिजिन होता है। और बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो ये नर और नारायण जो माउंटेन रेंजेस है हिमालय की, उन दोनों के बीच में अलकनंदा रिवर की बैंक में स्थित है। अब वहाँ पर पहुँचना कैसे है, इस पे बात करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि वहाँ पर आपको जाना कौन से सीज़न में है, कब आपको जाना चाहिए। जैसा कि लगभग सबको पता ही है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है, भारी बर्फबारी की वजह से वो 6 महीने के लिए बिल्कुल बंद रहते हैं। वहाँ पे किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 6 महीने मिलते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, जो कि शुरू होते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब उसमें जुलाई और अगस्त हेवी मानसून वाले महीने होते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उस टाइम पे आपको जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो आपके पास रहते हैं सिर्फ 4 महीने, इन 4 महीनों में ही आपको घूमना पड़ेगा। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो इस साल 2024 में केदारनाथ धाम के दर्शन 10 मई को खोल दिए जाएंगे सुबह 7 बजे, जो दर्शन चलेंगे दिवाली तक। और अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो उसके दर्शन खुलेंगे 12 मई को सुबह 6 बजे। तो आपके लिए जो बेस्ट सीज़न रहेगा घूमने का वो रहेगा मई, जून, जुलाई और अगस्त आपको छोड़ना है, सितंबर और अक्टूबर के बाद वापस दर्शन बंद हो जाएंगे। इस टाइम में हालांकि रश बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि भक्त बहुत आते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आपको इसी टाइम पे जाना चाहिए, दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात होगी कि वहाँ पर आपको कब जाना है। अब बात कर लेते हैं, जाने से पहले आपको किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? जी हाँ, आपको वहाँ उत्तराखंड के 4 धाम में से किसी भी धाम में जाने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, खुद को, या पर खुद की गाड़ी ले जा रहे हो तो खुद की गाड़ी को भी, जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन एंड टूरिज्म uk.gov.in इस वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के भरोसे मत रहिए, क्योंकि पिछली बार भी कोई काउंटर नहीं लगे थे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के। अगर इस बार काउंटर लगे भी सही तो वो कुछ लिमिटेड जगह पर लगेंगे और हो सकता है कि इस रश में आपका नंबर ही ना आए, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने आप को, आपकी फैमिली को, जो भी साथ में जा रहे हैं उनको और अपने व्हीकल को रजिस्टर कर लीजिए। अब हो गया रजिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं कि आपको वहाँ पे पहुँचना कैसे है। पहुँचने के वही 3 तरीके हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप हरिद्वार आ जाइए या फिर ऋषिकेश आ जाइए। लगभग इंडिया की हर मेजर सिटी से आपको हरिद्वार के लिए आपको बस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं तब भी आप हरिद्वार पहुंच जाइए। अब बात कर लेते हैं बाय ट्रेन की। अगर बाय ट्रेन आ रहे हैं तो इंडिया के जो मेजर स्टेशन है वहाँ से आपको हरिद्वार के लिए रेल मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको ऋषिकेश तक की भी मिलती है तो आप ऋषिकेश आ जाइए, या फिर हरिद्वार की मिल रही है तो आप हरिद्वार आ जाइए। अब बात करते हैं कि अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं कि बाय फ्लाइट आप कैसे आ सकते हैं। बाय फ्लाइट के लिए जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है देहरादून। तो आपको
अगर आपकी सिटी से देहरादून के लिए फ़्लाइट है तो आप देहरादून आ जाइए। ये हो गए तीनों मोड्स जिसके थ्रू आप हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार वो बेस है जहाँ से हमें आगे की यात्रा शुरू करनी है। अब हरिद्वार से हम जाएंगे सोनप्रयाग, जिसके लिए आपको वहाँ पे टैक्सीज मिल सकती है, वहाँ पे आपको बसेस मिल जाएंगी, जो शेयरिंग में टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं वो मिल जाएंगे, या फिर आप पर्सनल गाड़ी भी लेके भी सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। सोनप्रयाग वो मेन स्टैंड रहेगा जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को छोड़ना है। वहाँ से आगे किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट या किसी भी तरह का कोई भी वाहन अलाउ नहीं है। वहाँ से आपको जाना है आगे गौरीकुंड, जिसके लिए वहाँ पे जो शेयरिंग में सूमो या बोलेरो चलती है वो आपको गौरीकुंड तक लेके जाएगी, और गौरीकुंड से आपको पैदल ट्रैक स्टार्ट करना है। इस तरह से आप केदारनाथ पहुँच जाएंगे। अगर केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने की बात करें तो आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगी, जो आपको सीधे बद्रीनाथ धाम ले जाके छोड़ देती है। वहाँ पे आपको ट्रैक नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से आप दोनों धाम पहुँच सकते हैं। जो हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच का जो टाइमिंग है वो आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे, डिपेंड करता है कि वहाँ पर जाम कितना लगता है। और वापस सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के बीच भी आपको लगभग सेम टाइम लगने वाला है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक जैम। अब बात कर लेते हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं, खाने पीने की और रहने की क्या व्यवस्था होने वाली है। रहने की व्यवस्था की बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, तो आपको हरिद्वार में हर तरह के होटल मिल जाएंगे, हर तरह के आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, आपको डॉर्मेट्रीज मिल जाएंगी, आपको छोटे मोटे धर्मशालाएं मिल जाएंगी। हर तरह की आपको रहने की व्यवस्था वहाँ पे आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हरिद्वार से आगे अगर सोनप्रयाग में जाते हैं, सोनप्रयाग में रुकने के लिए आपको ठीक ठाक प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, और वहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो GMVN के कॉटेजेस बने हुए वहाँ पे आप रूम बुक करवा सकते हैं, वहाँ पे डॉर्मेट्रीज आप बुक करवा सकते हैं। अगर ऊपर की बात करूँ, जहाँ केदारनाथ मंदिर है उसके आसपास आपको प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगी, GMVN के आपको टेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको डॉर्मेट्रीज मिल जाएंगी, और आप चाहें तो वहाँ अपना खुद का टेंट भी लगा सकते हैं। और अगर उसके बाद वापस बद्रीनाथ धाम की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी होटलें मिल जाएंगी, धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, डॉर्मेट्रीज और वो सारी सुविधाएँ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर अकोमोडेशन की बात करूँ तो आपको लगभग जो रूम का किराया है वो 1500 से 2000 के बीच में रहेगा, और जो डॉर्मेट्री का किराया है वो 700 से 800 के बीच में आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था रहने वाली है। तो खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो आपका खाना पीना अच्छे से हो जाएगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। हर जगह आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आपको होटल्स मिल जाएंगी, आपको हर तरह का वेज खाना अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। अगर खाने पीने की रेट्स की बात करूँ तो वही 100 से 150 रुपये आपका पर मील के हिसाब से खाना हो जाएगा। होटल्स के साथ साथ आपको वहाँ पे कई तरह के भंडारे देखने को मिल जाएंगे, आपको लंगर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी आराम से खाना खा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है, सारे भक्तों के लिए वो ओपन रहता है। अब बात कर लेते हैं इसकी आइटिनरी की, इसकी यात्रा प्लान की, कि मतलब आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, आपको कब कब कौन कौन से दिन पहुंचना है, आपको कब कब कहाँ से निकलना है, और आपको कहाँ पे अराइव होना है। मैं जो यात्रा प्लान बताऊंगा वो हरिद्वार के लिए बताऊंगा, क्योंकि वो कॉमन सिटी है जहाँ पे आप हर तरीके से पहुँच सकते हैं। आप हरिद्वार पहुँच गए हैं। अब बात कर लेते हैं डे 1 की। डे 1 में आपको अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार से निकलना है सोनप्रयाग के लिए। उसके लिए आप बस से जा सकते हैं, आप टेम्पो ट्रेवलर से जा सकते हैं, टैक्सीज कर सकते हैं, या खुद की गाड़ी लेके जा सकते हैं। उसमें आपको 8 से 10 घंटे का टाइम लगेगा, और वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक जाम कितना रहता है। सुबह जल्दी इसलिए निकलना है कि ताकि आप शाम होते होते सही टाइम पे सोनप्रयाग पहुंच जाए, चाहे कितना भी आपको जाम मिले। सोनप्रयाग में पहुंचकर आपके रहने का जुगाड़ करके खाना वाना खा के आपका डे 1 एंड हो जाएगा। डे 2 आपका थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी सो जाइए। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में आपको जल्दी उठना है, क्योंकि उस दिन आपको पूरा ट्रैक करना है ऊपर चढ़ने का। तो डे 2 में आप जल्दी उठिए। सबसे पहले जाके सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली जो सूमो और बोलेरो चलती है उसके लिए टिकट की बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपका नंबर नहीं आने वाला। तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप जाके वो टिकट बुक करवा लीजिए। टिकट बुक करने के बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो स्लिप निकलती है वो स्लिप वहाँ पे सोनप्रयाग में आपकी चेक होती है। तो आप लाइन में लग के वो यात्रा पर्ची भी अपनी चेक करवा लीजिए। ये दोनों काम आपको सुबह जल्दी उठ के कर लेने हैं। उसके बाद आप सूमो या बोलेरो में बैठ के आप चले जाइए गौरीकुंड, जो 5 किलोमीटर पड़ता है सोनप्रयाग से। अराउंड 50 रुपये आपका 50 से 60 रुपये फेयर लेंगे वो।
और गौरीकुंड ले जाके आपको आधे घंटे में 15 से 20 मिनट में छोड़ देंगे। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। वो ट्रैक अराउंड 20 किलोमीटर का है, जो आपको लगभग शाम हो जाएगी चढ़ते चढ़ते। एक आप सोनप्रयाग से ये कर सकते हैं कि अगर आप घोड़े या खच्चर बुक करना चाहते हैं या फिर कोई पालकी बुक करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से भी सीधे कर सकते हैं। वो गौरीकुंड से भी आप कर सकते हैं, बट सोनप्रयाग में भी आप करवा सकते हैं। मैं सनातनी होने के नाते आपको एक यही राय दूंगा कि अगर आप यंग एज के हैं और अगर आप पैदल नहीं जा सकते हैं तो आपको केदारनाथ धाम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी यात्रा करने के लिए घोड़े खच्चर या पालकी वालों को दुख देंगे, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप ओल्ड एज में हैं और आपका सपना है कि जाके एक बार दर्शन करने, फिर आप कर लीजिए, चलेगा। बट आप यंग एज में, मैंने बहुत सारे यंग लड़कों को भी देखा है जो घोड़े खच्चर पर बैठ के यात्रा कर रहे हैं। इस तरह से आपको यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप अपना ट्रैक शुरू कर लीजिए गौरीकुंड से। ऊपर जाते हुए आपको जगह जगह पे खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे, आपको मैगी मिल जाएगी, चाय के स्टॉल मिल जाएंगे। पानी के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने साथ एक बोतल कैरी कीजिए, कि वहाँ नेचुरल झरने आते रहते हैं, वो पानी पीने के लिए बेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पानी के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो आप उस मंदाकिनी रिवर का नज़ारा लेते हुए, उस केदारनाथ घाटी का नज़ारा लेते हुए, बाबा के जयकारे लगाते हुए आप केदारनाथ धाम शाम होते होते पहुंच जाएंगे। अब वहां पे रहने का जुगाड़ करके, अगर आपने पहले बुक कर लिया है तो ठीक है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो पहले बुक करके जाइए, क्योंकि हो सकता है इतने रश में आपको जगह मिले नहीं मिले, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है। पिछली बार बहुत ज़्यादा रश था, तो इस बार भी हो सकता है बहुत ज़्यादा रश हो। तो आप पहले से बुक करवा के आइए। GMVN के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, सीधे वहीं से बुक हो जाएगा, आपका टेंट बुक हो जाएगा, आपके बिस्तर बुक हो जाएंगे और आपके डॉर्मेट्री बुक हो जाएगी। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो केदारनाथ के पीछे की साइड, मंदिर के पीछे की साइड आप कैंप भी अपना सेटअप कर सकते हैं। रहने का जुगाड़ कीजिए, कुछ खाइए पीजिए और थोड़ा सा रेस्ट करके आप चले जाइए बाबा के दर्शन करने। शाम के टाइम का आपको दर्शन हो जाएंगे, आरती के दर्शन कर लीजिए, थोड़ा टाइम वहाँ पे व्यतीत कीजिए और वापस आ जाइए अपने सोने के लिए। इस तरह से आपका दिन एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डे 3 की। डे 3 में आप जल्दी उठिए, वापस दर्शन की लाइन में लग जाइए और सुबह के दर्शन कर लीजिए केदारनाथ बाबा के। उसके बाद आपको जाना है भैरव बाबा के दर्शन करने। ऊपर आपको ट्रैक करना पड़ेगा, अराउंड 1.5 किलोमीटर के अराउंड ट्रैक है। वो ट्रैक कीजिए और भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। और वहाँ से जो केदारनाथ घाटी के दर्शन मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होते हैं। वहाँ से दर्शन करके आप नीचे आइए, कुछ खाइए और वापस डाउन ट्रैक शुरू कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम वहाँ पे व्यतीत करके डाउन ट्रैक शुरू कर लीजिए। वापस शाम होते होते आप सोनप्रयाग में आ जाइए, जहाँ पे आप रहना चाहते हैं। रहने का जो आप भी आपको जुगाड़ करना है या फिर पहले से बुक करके आए हैं तो वहाँ पे नाइट स्टे कर लीजिए। इस तरह से आपका डे 3 एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डे 4 की। डे 4 में आपको उठना है और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बस पकड़नी है, या फिर आपने टैक्सी कर रखी है तो टैक्सी लेके आपको बद्रीनाथ धाम जाना है। वही अगर आपको अराउंड वो 220 किलोमीटर पड़ता है केदारनाथ से बद्रीनाथ, आपको 8 से 10 घंटे उसमें लग जाएंगे। शाम होते होते आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाइए। वहाँ आपको रहने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप धाम में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो शाम को पहुँच जाइए, वहाँ पे रहने का जुगाड़ कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने चले जाइए। बद्री विशाल के दर्शन कीजिए, शाम के दर्शन कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। जो अलकनंदा रिवर है उसके किनारे बैठ के थोड़ा सा सुकून लीजिए और इस तरह से अपने डे को एंड कर लीजिए। अब डे 5 में आप उठिए, थोड़ा जल्दी उठिए, सुबह जाकर एक बार फिर से बद्री विशाल के दर्शन कीजिए, अलकनंदा नदी को निहारिए और उसके बाद बस पकड़ लीजिए हरिद्वार की। अगर आपको सेम डे ही हरिद्वार पहुंचना है तो आप लेट नाइट हरिद्वार पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आपके पास टाइम है तो आप बीच में देवप्रयाग में रुक जाइए, वहाँ आप एक नाइट और स्पेंड कीजिए, वहाँ संगम देखिए, वहाँ स्नान कीजिए और उसके अगले दिन आप हरिद्वार पहुँच जाइए। अगर बस है तो अपनी सिटी के लिए निकल जाइए, नहीं तो हरिद्वार में नाइट स्टे करके आप अगले दिन अपनी सिटी के लिए निकल जाइए। तो ये थी 5 to 6 डेज़ की कट टू कट आइटिनरी। बट मैं ये कहूँगा कि आप 7 to 8 डेज़ की आइटिनरी बनाइए, ताकि अगर बीच में कोई भी दिक्कत हुई तो आपके पास एक्स्ट्रा दिन रहेंगे। और अगर आप बद्री विशाल में भी एक दिन एक्स्ट्रा गुजारना चाहते हैं तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप 7 से 8 दिन की अपनी आइटिनरी बना लीजिए और ये आपका यात्रा प्लान रहने वाला है। ये सारी बात तो हो गई। अब सबसे मेन बात आती है कि आपका बजट कितना रहने वाला है।
बजट इसमें कितना लगेगा। अगर आप दोनों धाम एक साथ प्लान कर रहे हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह जाना चाहते हैं, अगर आप नॉमिनल चार्जेस पे करते हैं, बस से आप यात्रा करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अराउंड आपका 12 से 15,000 पर पर्सन के हिसाब से खर्चा हो जाएगा। इसमें आपकी अच्छे से यात्रा हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स, ये था केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का प्लान। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों में से कौन कब कब इस यात्रा का प्लान बना रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि मैं किस टाइम इस यात्रा का प्लान करने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड में कोई भी केदारनाथ धाम अपने सपने पूरे करने जाना चाहता हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए, ट्रैवल प्लान के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।